A very good morning to all of you. My dear students, in our last lecture, we have learnt about force. हमने ये देखा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के दो यूनिट्स आपने पढ़े थे, जिसमें कि एक आपका एसआई यूनिट न्यूटन था और दूसरा यूनिट जो सीजीएस यूनिट था ये डाइन था। इसके अलावा आपने एक फोर्स को कैसे उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स भी पढ़ा था। आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि इस मोशन के बारे में न्यूटन ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे और क्या कैसे उसने 3 लॉज दी थी जो कि मोशन को डिफाइन करती हैं। इनफैक्ट आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक बार न्यूटन लेटे हुए थे और वहां पेड़ से एक सेब गिरा। उस सेब को उन्होंने देखा कि वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, और वहां से फिर उन्होंने ये फाइनली अपना एक लॉ दिया था कि जो है अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक ऐसे ही मोशन के बारे में भी न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं जो मोशन को डिफाइन करती हैं। ये तीनों लॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती हैं। और जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये तीनों लॉज को यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, उनके डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया, आपको पता है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, से आपके बुक पे आपके सामने या आपके बेड पे आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, बुक है या आपका पिलो है, वो क्या अपने आप मूव कर जाता है? नहीं, उसकी टेंडेंसी है कि वो वहीं रहना चाहता है। तो आप जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेगा। यही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इस चूंकि वो इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि इनर्शिया जो है वो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है, इसलिए ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखता है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। सो इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, न्यू जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बुक जो टेबल पे रखा हुआ है, या अगर आपका पेंसिल टेबल पे रखा हुआ है, वही रखा रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, वो वहां से हिलेगा नहीं, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्पेस में अगर कोई भी चीज पर चली जाए, रॉकेट चला जाए या कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से उसी तरफ उसी डायरेक्शन में चुपचाप मूव करता चला जाएगा, वैसे ही, क्योंकि उस पर वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप अर्थ पे एक बॉल फेंक दें या एक किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो वो कुछ सेकंड्स में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, विच इज एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब तो वो उसका चेंज इन जो आपका पोजीशन है वो होएगा, चेंज इन स्टेट जो है वो होएगा, अदरवाइज वो नहीं होएगा। और एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए आप एक बस में बैठे हुए हैं और सडनली वो बस चल पड़ती है, रुकी हुई थी बस और सडनली चढ़ पड़ती है। जब सडनली बस चलती है तो आप पीछे की तरफ को गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो मूव कर गई है, इसलिए आप पीछे की तरफ गिरते हैं। अगर आप कोई फोर्स लगाएंगे तो आप पकड़ लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो आप पीछे की तरफ को गिरेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, चलती हुई बस है और उसमें सडनली ब्रेक्स लगते हैं, सडनली बस रुकती है तो आप आगे की तरफ को गिरते हैं। क्यों? आपका बॉडी उस मोशन से मूव कर रहा था, उस स्पीड से मूव कर रहा था जिस स्पीड से बस जो है वो चल रही है, और आपका बॉडी उस जो स्पीड है उस स्पीड को बनाए रखने की कोशिश करेगा। कब तक? जब तक आप अपना हाथ पकड़ के रोकेंगे नहीं। अगर आप आगे वाली चेयर को पकड़ के फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपने आप को रोकेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आगे की तरफ को गिर जाएंगे। तो ये सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। सेकेंड लॉ जो है इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को एक्सप्लेन करती है, दोनों को अपने आप में कंटेन करती है। इतना ही नहीं, ये जो फोर्स की डेफिनेशन है उसको भी दिखाती है, फोर्स को भी डिफाइन करती है, इसलिए ये आपकी रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। सेकेंड लॉ क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है
वो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट के। पहली लॉ ने क्या कहा कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तभी चेंज इन स्टेट होगा। जब चेंज इन स्टेट होगा मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुआ, अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा। चेंज इन मोमेंटम का मतलब अगर इनिशियल मोमेंटम कुछ है, फाइनल मोमेंटम कुछ है, तो उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होता है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका की मास m है, वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और t टाइम में उसने वेलोसिटी v अचीव कर ली जब उसके ऊपर एक फोर्स F लगाया गया। अगर ऐसा है तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आपका फोर्स है that is directly proportional to mv minus mu upon t। mv मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। इसको हम आगे और एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ये लॉस खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मोमेंटम क्या होता है, उसका डेफिनेशन पहले बताया जाना चाहिए था, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। यहां से आप देख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। m हमने इसमें से अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा आपका v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी इज बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन, so we can write F is proportional to m into a। F is proportional to m into a। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने यहाँ पर कांस्टेंट k ऐड कर दिया, और इस तरह से F is equal to KMA। ये जो k है इसको कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 1 है, इसलिए हमने k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, एंड फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन F is equal to MA। ये आपका, चूंकि हमने जब आपने देखा था कि हमने फोर्स को डिफाइन किया था, वहां पे भी लिखा था F इज इक्वल टू एम, तो बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर ये उठा के ले आता है। आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए F इज प्रोपोर्शनल टू A, या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाता है। और इस पे बेस्ड आप देख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक आपने ट्रक ले लिया और एक कार ले लिया, दोनों को पुश करिए। कार को पुश करना आसान होगा क्योंकि उसका मास कम है, ट्रक को पुश करना मुश्किल होगा। दूसरा देखिए, अगर आप ट्रक और कार दोनों को सेम फोर्स से पुश करते हैं और वो मूव भी करता है, तो जो ट्रक है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा और कार में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक लोहे का बॉक्स ले लीजिए और एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, सेम साइज का हो। अगर आपको साइज सेम दिखता है तो उसमें भी मास सेम नहीं होगा, जो लोहा है उसका मास ज्यादा होगा, जो प्लास्टिक है उसका मास कम होगा। अगर आप उनको पुश करिए तो लोहे के जो बॉक्स है उसमें कम एक्सेलरेशन होगा, उसमें कम वेलोसिटी चेंज होगा, और जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक भरी हुई शॉपिंग बैग है और या शॉपिंग कार्ट है, और दूसरा एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है। जो एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है उसको पुल करना आसान होगा, और जो भरा हुआ शॉपिंग कार्ट है उसको पुल करना मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका बाइसाइकिल होता है। साइकिल आप सभी लोग चलाते होंगे, अगर साइकिल में आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा फोर्स से पैडल मारना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स से आप पैडल मारेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगा, उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड नाउ कम टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, और ये लॉ ये कहती है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दीवार पे जोर से हाथ मारिए, जितनी चोट दीवार पे, जितने फोर्स से आप हाथ मारेंगे उतनी ज्यादा चोट आपके हाथ पे लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया, दीवार ने उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ पे लगाया। ये अगर हम बात करें, एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो बुक जितना फोर्स नीचे लगाएगी, उस टेबल के जो आपका सरफेस है
वो सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है आपकी बुक के ऊपर। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आर कहलाता है। नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का जो नॉर्मल जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है, ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। और अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके थर्ड लॉ के। जब आप चलते हैं जमीन पे तो आप अपने टोज से, अपने पैर के अंगूठे से या पंजे से आप नीचे की तरफ जमीन पे फोर्स लगाते हैं और जो उसके रिएक्शन के तौर पे आपके ऊपर फोर्स लगता है वो आपको आगे की तरफ पुश करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप जो है मैं इस तरह से बोट पे हैं किसी और बोट पे से आप बोट को आप चलाते हैं तो आप जो पतवार होती है उससे आप पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं और बदले में पानी जो है वो आपको आगे की तरफ ढकेलता है। तो रोइंग ऑफ बोट इज अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और देखिए, जो इंजीनियर्स जब डिजाइन करते हैं रॉकेट्स को तो उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि जो फ्यूल जलता है उससे जो धुआं निकलता है वो नीचे की तरफ होता है, जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ को जाती है और उसको जो रिएक्शन होता है उसके पुश के तौर पे जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, जब आप किसी भी जब आप कूदते हैं, कूदते समय आपके पैर जमीन पे जो फोर्स लगाते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है जो आपको ऊपर की तरफ उछालता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के और आप बहुत आसानी से इन तीनों लॉज को याद कर सकते हैं। आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में ये पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन में अलग अलग लॉज पूछ ली जाती हैं जिसमें कि आपको ये भी पूछा जाएगा कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन F is equal to ma from it, या राइट टू examples of Newton's second law, या write Newton's third law of motion and along with 2 examples of it। कभी कभी 2-2 नंबर में एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, लॉज के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी फिलअप्स में या बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक नंबर वाले होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे पूछे जाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादातर चीजें आपको आती भी हैं और डे टू डे लाइफ में आप इनको एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब हम आ जाते हैं एक छोटा सा जो पार्ट पीछे मैंने कहा था कि ये पहले पढ़ाना चाहिए था, ये मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल मोशन कितना है, the quantity of motion in an object या the quantity of motion possessed by an object is known as its linear momentum। linear momentum को small p से लिखा जाता है। अगर यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मोशन होता है वो उसकी वेलोसिटी v के बराबर होता है। अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो m इंटू v हो जाएगी उसकी टोटल मोशन, इसीलिए p इज इक्वल टू m इंटू v होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। एक लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से जानी जाती है। ये लॉ ये कहती है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाए तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हों, 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और उनके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा हो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो इंटरनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो। यानी कोई भी सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। रिकॉइल ऑफ गन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? जब आप गन को फायर करते हैं तो गन का पीछे की तरफ मूवमेंट होता है, गन पीछे की तरफ जाती है, गोली आगे जाती है तो गन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है। यही वजह है कि अगर आप 303 या दुनाली बंदूक जब आप फायर करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि जो उसका बट है उसको बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रांगली अपने कंधे पर दबा के रखना, नहीं तो आपका कंधा टूट जाएगा जब आप बुलेट फायर करेंगे। उसका रीजन यही होता है कि जब जो आपकी गोली है, बुलेट जो है जब वो आगे की तरफ जाती है तो थोड़े से स्पीड से वो गन जो है वो पीछे की तरफ को मूव करती है। दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन when a bullet is fired is known as recoil of gun। और ये recoil of gun जो है वो जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इस
का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए कैसे, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ लिख के कि कैसे होता है ये। देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। जो आपका बुलेट और गन है, बुलेट फायर क्यों होती है? जब आपका जो आप उसको फायर करते हैं तो जो आपका दबने पे जब बुलेट आगे को जाती है तो जो भी फोर्स उसमें लग रहा है, बुलेट के ऊपर जो फोर्स है वो गन लगा रही है, और गन के ऊपर जो फोर्स है वो बुलेट लगा रही है। तो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पर कोई नहीं है। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो बुलेट का मास है वो m है और जो गन का मास है वो कैपिटल M है। इनिशियली बुलेट का जो वेलोसिटी है जो कि 0 है, जब आपका फायर नहीं हुआ है तो बुलेट भी रुकी हुई है, और गन की वेलोसिटी कैपिटल U है, ये भी 0 है। तो mu प्लस mu इज इक्वल टू 0 जब बुलेट फायर नहीं की गई है। तो मास इंटू वेलोसिटी, चूंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जो टोटल वेलोसिटी, जो इनका टोटल लीनियर मोमेंटम है, दैट इज 0। अब जब बुलेट फायर हो गई तो फायर होने पे मान लिया कि बुलेट जो है वो स्मॉल v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करती है। उस केस में जो गन है, अगर हम मान लें कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दिस शुड आल्सो बी 0, क्योंकि इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम था वो 0 था। सो आफ्टर फायरिंग द बुलेट इट शुड बी अ 0। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ कि mv शुड बी इक्वल टू माइनस m इंटू v। मास तो निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू माइनस वी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। m कम है और कैपिटल M ज्यादा है, इसलिए v ज्यादा होने पे स्मॉल v बहुत कम हो जाता है। यही वजह है कि जब बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट बहुत तेजी से आगे को जाती है, जबकि गन बहुत कम वेलोसिटी से पीछे की तरफ को जाती है, जस्ट टू कीप द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट या द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। ये आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन, जो है उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपने रोजमर्रा में मतलब आपने देखा होगा, स्पेशली वो बच्चे जो कि कुरुक्षेत्र गए हैं, वहां का उन्होंने साइंस म्यूजियम देखा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब आप वहां एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे वहां पे घुसते ही एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें अराउंड 10 जो है वो मेटल बॉल्स लगी हुई हैं, जिनका साइज बिल्कुल एक बराबर है। ये इस तरह से बॉल लगी हैं। आपको वहां पे कहा जाता है कि अगर आप इस एक बॉल को खींच के छोड़ोगे तो इधर से एक ही बॉल निकलेगी, अगर आप दो बॉल्स को खींच के छोड़ोगे तो इधर से दो बॉल्स निकलेंगी। कारण क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अगर आपने एक बॉल को खींच के छोड़ा तो ये बॉल जाके इसके ऊपर फोर्स लगाती है। अब चूंकि इन सबका मास बराबर है, तो जिस वेलोसिटी से ये बॉल यहाँ पर आती है, एक ही बॉल इधर से निकलती है, उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकलती है। अगर आपने दो को खींच के छोड़ा तो दो बॉल्स जिस वेलोसिटी से आके टकराएंगी, सेम वेलोसिटी से ये दोनों बॉल्स यहाँ पर निकलेंगी। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है जो आप डे टू डे लाइफ में जाके या आप अपने आंखों से देख सकते हैं और आप उसको महसूस कर सकते हैं। अब आ जाइए, हम कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता देते हैं डे टू डे लाइफ में। जब आप किसी बोट पे से आप जंप करते हैं, जिस समय आप बोट से जंप करते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में जंप करते हैं, बोट उसके उल्टे डायरेक्शन में आप जिस वेलोसिटी से जंप कर रहे हैं उससे कम वेलोसिटी से मूव करती है, क्योंकि आपका मास कम है और बोट का मास ज्यादा है। ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं। इम्पल्स देखिए क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सडनली और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का फोर्स लगाया जाए तो जो कुछ भी उसके इफेक्ट्स होते हैं वो आपका इम्पल्स कहलाता है। इफ अ सडन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन इट्स इफेक्ट इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स को कैपिटल J से लिखा जाता है और ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका SI यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। मैथमेटिकली J इज इक्वल टू F इंटू टी। जैसे मोमेंटम था, मोमेंटम आपका क्या था? इट वॉज M इंटू वी। उसका SI यूनिट आपका क्या आता था? किलोग्राम मीटर सेकेंड। आप देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड भी जो है वो भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर कैसे आता है। J आपका लिखा हुआ है F इंटू टी।
अब देखिए f जो है वो क्या होता है, m इंटू a होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये देखिए a होता है v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू a इंटू टी। a क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ हमने लिखा m v माइनस यू अपॉन टी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया t से। यहाँ t नीचे है, यहाँ ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो गया और आपका बच जाता है mv माइनस mu। तो j आपका किसके बराबर हो जाता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे सडन और शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में जो भी चेंज होता है दैट इज नोन एज इम्पल्स। ये दूसरी डेफिनेशन है इम्पल्स की। एग्जांपल्स देख लीजिए इम्पल्स के। आप हथौड़ा लेके और दीवार में कील ठोकते हैं, तो आप सडन और शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कील जो है, हथौड़ा जो है वो कील पे पड़ता है, लेकिन कील उतनी मजबूत दीवार में भी अंदर घुस जाती है जिसको आप दीवार को आप नहीं हिला सकते, आप नहीं तोड़ सकते, उस दीवार में छेद करके वो अंदर चली जाती है। और एग्जाम्पल देखिए, अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं पैर से, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपके पैरों से फुटबॉल टच होती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। ये आपका चेंज इन मोमेंटम वहां पर आपको दिखाई देता है, किस स्पीड से जाती है, दैट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड बाय यू। कितने सेकंड के लिए उसका उस पे इफेक्ट हुआ, कितने सेकंड तक फोर्स उसके ऊपर लगा है और कितना फोर्स लगा है, इस पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही क्रिकेट की बॉल को हिट किया जाए, छक्के और चौवे पड़ते हुए आप सभी ने देखे होंगे, ये सब जो चेंज इन मोमेंटम उसमें होता है दैट इज ऑल नोन एज इम्पल्स। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है ग्रुप पे पोस्ट करने में तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली अगली क्लास में पूछ सकते हैं, या आप मेरे नंबर पे भी क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो भी मैं बता दूंगी, लेकिन प्रेफरेबली आप इसको ग्रुप पे पोस्ट करिए, क्योंकि ग्रुप पे मुझे पता लग जाता है कि हाँ कौन सी क्लास का बच्चा है। मेरे पास बहुत सारी क्लासेस है तो मुझे ये नहीं पता लगता कि कौन सी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, सबके नाम मेरे पास सेव नहीं है। फिर भी आप सभी के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप उसको क्लियर करने के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं। थैंक यू।